नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बिहार के भागलपुर शहर के रहने वाले दो लड़कों की है जिनका नाम पवन और कार्तिक है। पर हम लोग ये कहानी कार्तिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक है और मैं भागलपुर शहर का रहने वाला हूं। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा कि बहुत सी सुनसान सड़कों पर या किसी हाईवे पर जब किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के दौरान उस इंसान की मौत हो जाती है, तो फिर कुमौत मरने की वजह से उसकी आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और ऐसा माना जाता है कि फिर वो आत्मा खून की प्यासी बन जाती है, जिसके चलते जिस जगह पर उस इंसान का एक्सीडेंट हुआ होता है उसी जगह पर उसके मरने के बाद आगे भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। और शायद हमारे देश के अंदर ऐसी बहुत सी सुनसान सड़कें इस चीज के लिए मशहूर भी हैं, जिनको कई लोगों के द्वारा हॉन्टेड भी कहा जाता है। और अक्सर रात के वक्त लोग ऐसी सड़कों से सफर तय करने से बचते भी हैं। लेकिन आप लोग ये बात भी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हमारे देश के जो नौजवान लड़के हैं उनका खून काफी ज्यादा उबाल मारता रहता है और वो अक्सर ऐसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, जिसके चलते अनजाने में या नादानी में कई बार वो ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो एक इतनी भयानक मुसीबत में फंस जाते हैं, जिस मुसीबत से जान बचाकर निकल पाना भी उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। और ऐसा ही एक नामुमकिन किस्सा मेरे और मेरे सबसे करीबी दोस्त पवन के साथ भी हुआ था, जब हम लोग बिहार के भागलपुर शहर से मुंबई के लिए जा रहे थे। दरअसल हम लोगों की जो कॉलेज की पढ़ाई हुई थी वो मुंबई के ही एक कॉलेज से हुई थी, जिसको शुरू से ही मुंबई की मशहूर कॉलेजों में जाना जाता है। अब जिस वक्त हम लोग उस कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त हम दोनों ही वहां के टॉपर्स में से थे। इसी वजह से जब उस कॉलेज में एक फेस्टिवल हुआ तो कॉलेज के द्वारा हम लोगों को भी इन्वाइट किया जाता है। और उस दिन हम लोग उसी इन्विटेशन के चलते भागलपुर से मुंबई आ रहे थे, क्योंकि ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद हम लोगों ने मुंबई छोड़ दिया था और हम लोग अपनी आगे की पढ़ाई भागलपुर रहकर ही कर रहे थे। लेकिन अब अपनी सबसे प्यारी कॉलेज से इन्विटेशन आया था, तो हम लोग वहां गए बिना कैसे रह सकते थे। दरअसल ये बात आज से लगभग 8 साल पहले की है। सन 2016 के आसपास पवन के पापा ने एक नई कार ली थी, लेकिन नई कार लेने के बावजूद भी उनकी पूरी फैमिली में किसी को भी कार चलाना नहीं आता था। और लगभग उसी टाइम पर हम दोनों को हमारी कॉलेज से वो इनविटेशन आया था, जिसके चलते हम लोगों के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हम लोग मुंबई किस रास्ते से जाएं। लेकिन तभी मैं मेरे दोस्त पवन को थोड़ा पटाता हूं और उससे कहता हूं कि तू तेरे पापा की नई वाली कार ही लेकर चल। इतने लंबे सफर में बीच बीच में मैं तुझे कार चलाना भी सिखा दूंगा, और अगर इतनी लंबी दूरी तक तू कार चलाएगा तो तू बहुत कम टाइम में ही कार चलाना भी सीख जाएगा। अब जैसे ही मैंने पवन को ये बात कही तो वो किसी तरह से अपने पापा से रिक्वेस्ट करके वो नई कार हम दोनों के लिए ले आता है। और उस दिन हम दोनों उसके पापा की उस नई कार से मुंबई के लिए निकल जाते हैं। अब उस टाइम पर हमारे घर वालों को भी हमारे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा था, जिसके चलते खुशी खुशी में पवन के पापा ने उसको अपनी नई कार दे दी थी। लेकिन अब उससे भी बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि पवन को कार चलाना नहीं आता था, जिसके चलते उसके पापा ने मुझसे कहा था कि तुम पूरे रास्ते में इसको 1 मिनट के लिए भी कार मत देना, कार सिर्फ तुमको ही चलानी है। अगर मेरी नई कार के कहीं पर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उस वक्त उसके पापा को जी अंकल करके हम लोग वहां से निकल आते हैं। जिस दिन हम लोग हमारे घर से मुंबई के लिए निकले थे, उस दिन शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो रहा था और हम लोगों का ये प्लान था कि हम लोग पूरी रात नाइट ड्राइविंग करके अच्छे से सुनसान रास्तों के मजे लेते हुए मुंबई जाएंगे। लेकिन हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन सुनसान रास्तों के ऊपर रात के वक्त नाइट ड्राइविंग का मजा लेने की सोचकर
हम लोग आज अपने घर से निकल रहे हैं। उन्हीं सुनसान रास्तों पर हमारे साथ एक ऐसा भयानक हादसा होगा जिसके बारे में हम लोगों ने आज तक भी हमारी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल हम लोगों को अब लगातार ड्राइव करते हुए लगभग 3 घंटे का वक्त हो चुका था। जब हम लोग घर से निकले थे तभी कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करके निकले थे, जिसके चलते अब पवन को थोड़ी बहुत भूख लगने लगी थी। लेकिन उस टाइम पर हमारे पास गाड़ी में कुछ खाने के लिए भी नहीं था। इसी वजह से वो चलती हुई कार में ही मुझसे कहता है कि अरे यार कार्तिक, कहीं पर कोई छोटा मोटा ढाबा या फिर कोई चाय की दुकान दिखाई दे तो वहां पर कार को रोक लेना, क्योंकि मुझे तो चाय पीने की काफी ज्यादा चुल हो रही है। मैंने कभी भी कार से इतना लंबा सफर तय नहीं किया है। इस वजह से अब मेरा हल्का हल्का सिर दर्द करने लगा है। तो उसके ऐसा कहने पर मैं उससे कहता हूं कि अरे यार भाई, थोड़ी दूर आगे जैसे ही कोई सिटी आएगी तो हम लोग किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना ही खा लेंगे। फालतू में इस तरीके से बीच में रुककर टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे ऐसा कहने के बावजूद भी वो मुझसे कहता है कि नहीं, मुझे तो चाय पीनी ही है। मैं रात को अपने घर पर भी खाना खाने से पहले चाय पीता हूं, और आज तो वैसे ही मेरा इतनी लंबी ड्राइव करके सिर दुखने लगा है, तो मुझे चाय पीने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऊपर से मुझे भूख भी काफी ज्यादा लग रही है। कहीं पर चाय मिल जाएगी तो उसके साथ ही वहीं से कुछ बिस्किट वगैरह लेकर खा लूंगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पवन था वो थोड़ा हेल्दी था, और उसके हेल्दी होने के पीछे का कारण यही था कि उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। वो पूरे दिन कुछ ना कुछ थोड़े बहुत टाइम बाद खाता ही रहता था। तो उसकी इस आदत से मैं पहले से ही काफी ज्यादा वाकिफ था, जिसके चलते उस वक्त मुझे अंदाजा हो गया था कि अब गाड़ी रोककर इसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिलाना ही पड़ेगा। इसीलिए अब चलती हुई कार में मैं भी इस तलाश में था कि कहीं सड़क के बगल में कोई छोटी मोटी चाय की टपरी या फिर और कुछ दिखाई दें तो वहां से इसको कुछ खिलाकर ले चलता हूं। उस वक्त पवन मेरे बगल में आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था और मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा बैठा कार चला रहा था, और टाइम भी रात के लगभग 8 से 8:30 बजे का हो चुका था, जिसकी वजह से सड़क के चारों तरफ बिल्कुल घना अंधेरा छाया हुआ था और उजाले के नाम पर सिर्फ उस सड़क से गुजरती हुई गाड़ियों की हेडलाइट की रोशनी ही दिख रही थी। लेकिन क्योंकि वो एक बड़ा हाईवे था तो इस वजह से उसके अगल बगल में हम लोगों को कहीं पर कोई भी ढाबा या फिर चाय की दुकान दिखाई नहीं दे रही थी। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो शायद ये थी कि वो एक एक्सप्रेस हाईवे था, और जिस जगह से उस वक्त हम लोग गुजर रहे थे उस जगह पर अगल बगल में शायद कोई गांव या फिर छोटा मोटा शहर भी नहीं था, जिसके चलते उस सड़क के दोनों तरफ ही हम लोगों को कोई भी ऐसी दुकान या फिर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जहां पर रुककर हम लोग कुछ थोड़ा बहुत खा पी सके। लेकिन तभी अचानक से ही पवन मुझसे कहता है कि अरे गाड़ी साइड में लें, वो देख वहां पर एक छोटी सी चाय की टपरी दिखाई दे रही है और शायद उसके ऊपर एक लाइट भी जल रही है। तो मैं उससे कहता हूं कि अरे यार, ऐसी छोटी टपरी पर चाय पीने का कोई मजा नहीं है। थोड़ी देर रुक, आगे चलकर हम लोग किसी बढ़िया जगह पर ही रुककर कुछ खा पी लेंगे। अब मेरे ऐसा कहते ही वो मुझसे कहता है कि नहीं भाई, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तू तो यहीं पर रोक दे। तो उसके ऐसा कहते ही मैं हाईवे से कार को साइड वाली सर्विस रोड पर उतार लेता हूं, जिसको शायद बहुत सी जगहों पर रिंग रोड के नाम से भी जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। अब जैसे ही मैंने अपनी कार को उस सर्विस रोड पर साइड में उतारा तो थोड़ी दूर आगे चलते ही उस सर्विस रोड के बगल में ही वो चाय की टपरी बनी हुई थी, जिसके ऊपर लोहे की टिन सेट ढली हुई थी और साइड में एक छोटा सा बल्ब भी जल रहा था। लेकिन जब तक हम लोग वहां पहुंचे तब तक शायद वो दुकान वाला उस दुकान को बंद करके चला गया था, क्योंकि वहां पर ना ही तो कुछ बैठने का रखा हुआ था और ना ही उस दुकान का दरवाजा खुला हुआ था। लेकिन तभी हम लोगों को उस दुकान के पीछे से कुछ सामान उठाकर आता हुआ एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई देता है। जैसे ही हम लोग उस आदमी को देखते हैं तो मैं उससे कहता हूं कि अरे चाचा, कुछ चाय बिस्किट मिलेगा क्या? तो मेरे ऐसा पूछते ही वो आदमी कहता है कि बेटा, तुम लोग आने में थोड़ा लेट हो गए, मैंने तो अब दुकान बंद कर दी है और अब मैं घर जा रहा हूं। तो उसके ऐसा कहते ही पवन उससे कहता है कि अरे नहीं अंकल, आप हमारे लिए 2 कप चाय बनाकर चले जाओ, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है। पवन के ऐसा कहने पर वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं, इस वक्त मैं यहां पर और ज्यादा नहीं रुक सकता।
रात के वक्त इस जगह पर रुकना ठीक नहीं है और मेरा तो तुम लोगों से भी यही कहना है कि तुम चुपचाप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहां से निकल जाओ। अब उस वक्त वो आदमी हम लोगों से ऐसा क्यों कह रहा था, ये हमें समझ में नहीं आ रहा था। आखिर उसके ऐसा कहने के पीछे की वजह क्या थी, हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन उस भूखे पेट वाले मेरे दोस्त पवन को तो सिर्फ खाने से ही मतलब था। वो ये नहीं जानना चाहता था कि वो आदमी ऐसा क्यों कह रहा है। तभी वो उस आदमी को थोड़ा पैसों का लालच देता है और उससे कहता है कि मैं आपको 500 रुपये दूंगा, आप सिर्फ हम लोगों के लिए चाय बना दो और अगर आपको जल्दी है तो आप चाय बनाते ही यहां से चले जाना। हम लोग अपने हिसाब से बैठे बैठे चाय पीकर यहां से निकल जाएंगे। अब जैसे ही उस आदमी ने 2 चाय के बदले में 500 रुपये का नाम सुना तो वो अपनी बंद की हुई दुकान को भी वापस खोलकर चाय बनाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि कहाँ उसके पूरे दिन में 500 रुपये की कमाई होती होगी और यहां पर पवन ने उसको सिर्फ 2 चाय के बदले में ही 500 रुपये देने की बात कह दी थी। तो इसी चीज के चलते वो आदमी फटाक से अपनी दुकान खोलता है और जो भी थोड़ा बहुत दूध बचा हुआ था उस दूध में हम दोनों को 2 कप चाय बनाकर दे देता है। अब पवन ने उस आदमी को अपनी जेब से 500 रुपये निकाल कर दे भी दिए थे, क्योंकि वो एक अमीर बाप की औलाद था। उसके पापा के पास काफी ज्यादा पैसा था जिसका वो हमेशा रोब झाड़ता रहता था। लेकिन उस टाइम पर मैं भी उससे कुछ नहीं कहता हूं। उसके पास बैठकर मैं भी चाय पीने लगता हूं, क्योंकि मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि अगर मैं यहां पर इसको कुछ कहूंगा तो ये पूरे रास्ते में मेरा दिमाग खराब करेगा। लेकिन हम लोगों को वो चाय देने के बाद वो आदमी बड़ी ही हड़बड़ाहट में अपनी उस छोटी सी चाय की टपरी को बंद करके वहां से निकल जाता है। जाने से पहले पवन ने उससे 2 पैकेट बिस्किट के भी ले लिए थे, जिनको अब वो बड़े ही आराम से उस चाय के गिलास में डुबो डुबो कर खा रहा था। अब उस आदमी को वहां से निकले हुए लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम हो गया था, लेकिन पवन को किसी भी बात की कोई जल्दी नहीं थी। वो आराम से जब तक उसकी चाय और वो बिस्किट खत्म नहीं हुए तब तक वहीं पर बैठा बैठा उनको खाता रहा और मेरे पास सिर्फ उसके मुंह की तरफ टकटकी लगाए हुए देखने के अलावा और कोई काम नहीं था, क्योंकि गाड़ी भी उसके पापा की थी और चाय नाश्ते का पैसा भी वही दे रहा था। इसी वजह से मैं तो सिर्फ चुपचाप एक ड्राइवर की तरह उसके वहां से उठने का इंतजार कर रहा था। अभी मैं उसके वहां से उठने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी जिस जगह पर बैठकर हम दोनों उस चाय की टपरी के बगल में चाय पी रहे थे, उसके पीछे से हम लोगों को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज लगभग 20 से 22 साल की एक लड़की की आवाज लग रही थी। लेकिन जैसे ही मेरे कानों में किसी लड़की की आवाज पड़ती है तो मैं झट से पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं और जब मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए थे उसके पीछे एक लड़की खड़ी हुई है। लेकिन उस वक्त वहां पर वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसकी स्कूटी भी थी और उसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़की उस स्कूटी को काफी दूर से धक्का देते हुए वहां तक लेकर आई है, क्योंकि जब हमने पलटकर उसकी तरफ देखा तो वो काफी ज्यादा हाँफ रही थी और जोर जोर से सांस ले रही थी। साथ ही हल्के फुल्के अंधेरे में भी मुझे ठीक तरीके से दिखाई दे रहा था कि उसके पूरे चेहरे पर पसीना आया हुआ है। तो इन सब चीजों से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि शायद वो काफी दूर से पैदल चलकर इस स्कूटी को धक्का देते हुए लेकर आ रही है। लेकिन अब उसको वहां पर खड़ा देखते ही मैं भी उस जगह से खड़ा होकर उसकी तरफ मुंह करके उससे पूछता हूं कि अरे क्या हुआ मैडम, आप यहाँ रात के वक्त इस अंधेरे में क्या कर रही हो, और वो भी इस सुनसान सड़क पर। तो मेरे ऐसा पूछते ही वो मुझसे कहती हैं कि रुको, थोड़ी देर सब्र रखो, तुमको सब पता चल जाएगा। मुझसे ऐसा कहकर पहले तो वो बड़ी ही शांति से उस स्कूटी को वहां पर खड़ा करके थोड़ी देर सांस लेती हैं और फिर हम लोगों से कहती हैं कि मेरी ये स्कूटी काफी पीछे ही खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वहां से इसको धक्का देकर ला रही हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किसी मैकेनिक के पास ले जाए बिना ठीक होगी। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मुझे अपनी कार में आगे आने वाले शहर तक लिफ्ट दे दोगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। उसके ऐसा कहते ही पवन बिस्किट खाते खाते ही उससे पूछता है कि वो तो ठीक है, लेकिन आप इस सुनसान सड़क पर इस तरफ कहां जाकर आ रही हो, क्योंकि हम लोग भी इसी तरफ से आए हैं और हमें तो लगभग 100 से 150 किलोमीटर दूर तक इस सड़क पर अगल बगल में कोई भी सिटी दिखाई नहीं दी। तो वो लड़की हम लोगों से कहती हैं कि पीछे की तरफ इस हाईवे के बगल में मेरी नानी का गांव है। इस वक्त मेरी नानी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है,
इसी वजह से मैं मेरी इस स्कूटी से मेरी नानी से मिलने गई थी, लेकिन वापस आते टाइम ये खराब हो गई और मैं पिछले लगभग 1 घंटे से इसको धक्का देकर यहाँ पे ला रही हूँ। लेकिन ना ही तो ये ठीक होने का नाम ले रही हैं और ना ही मुझसे इसको धक्का लगाया जा रहा है। अब उसकी ये बात सुनते ही मैं और पवन एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं। तभी पवन मेरी तरफ इशारा करता है कि क्या करें, तो मैं उसे उस लड़की की मदद करने के लिए कह देता हूं, क्योंकि उस वक्त हम लोग सोचते हैं कि भला इस सुनसान सड़क पर इसकी मदद करने वाला और कोई दूसरा इंसान इसे कहां मिलेगा। और वैसे भी हमारी गाड़ी में पीछे की तरफ वाली सीट खाली ही थी और हम दोनों अकेले ही थे, तो इसी वजह से हम लोग उससे कहते हैं कि ठीक है, आप अपनी स्कूटी को यहीं पर खड़ा कर दो और हमारे साथ आकर गाड़ी में बैठ जाओ। अब जिस जगह पर हम लोग उस वक्त उस चाय की टपरी पर खड़े हुए थे, उस जगह से थोड़ा पीछे की तरफ ही एक टी पॉइंट था, जहां पर एक पुलिया भी बनी हुई थी और उस पुलिया के नीचे से ही उस टी पॉइंट से होते हुए उस सुनसान इलाके में अंदर की तरफ एक सड़क जाती थी। लेकिन गाड़ी में बैठने से पहले ही पवन उस लड़की से पूछता है कि अगर आपको पता हो तो ये टी पॉइंट वाली सड़क आगे कहां जाती है। तो वो लड़की गाड़ी में बैठने के साथ ही हम लोगों को बताती हैं कि यहां से लगभग 7 से 8 किलोमीटर आगे एक फैक्ट्री है और ये रास्ता सिर्फ उस फैक्ट्री में ही जाता है। लेकिन इसके साथ ही वो धीरे से बोलती हैं कि काश वो फैक्ट्री ना होती तो आज मैं भी यहां पर यूं भटक नहीं रही होती। अब जैसे ही उस लड़की ने ये बात बोली तो मैं उससे कहता हूं कि क्या कहा आपने, लेकिन मेरे ऐसा पूछने पर वो मुझसे कहती हैं कि अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम जल्दी से गाड़ी चलाओ, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर पहुंचना है। तो उसके ऐसा कहते ही मैं और पवन पहले की तरह ही आगे की सीट पर बैठे हुए थे और वो लड़की अकेली ही पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब जैसे ही हम लोग वहां से रवाना होते हैं तो उस जगह से रवाना होने के बाद मेरे दिमाग में बार बार उस लड़की की लास्ट में बोली हुई वो लाइन खटकने लगती है और मैं मेरे मन ही मन में ऐसा सोचने लगता हूं कि आखिर इसने ऐसा क्यों कहा कि वो फैक्ट्री नहीं होती तो आज मैं इस तरीके से यहां पर भटक नहीं रही होती। उस लाइन को याद करके मैं मेरे मन में सोचने लगता हूं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब ये सब बातें सिर्फ मेरे दिमाग में ही चल रही थी। पवन का तो सिर्फ खाने पर ध्यान था, क्योंकि उसने उस दुकान वाले से जो बिस्किट लिए थे अब तक भी उसके वो बिस्किट खत्म नहीं हुए थे। सिर्फ कहने को ही उसकी उम्र बड़ी हुई थी, हरकतें तो अब भी उसकी बिल्कुल बच्चों वाली ही थी। इसीलिए मैं ही उस स्थिति को भांपने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उस लड़की ने तो बहुत ही धीरे नाक में गुनगुनाते हुए वो बात बोली थी, लेकिन मुझे उसकी वो कही हुई बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सुनाई दे गई थी। पर फिर भी मैंने उससे वो बात दोबारा पूछने के लिए जब उसे ऐसे कहा कि क्या कहा आपने, तो वो उस बात को टाल देती हैं। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखते ही मेरा गला एकदम से सूख जाता है और मेरे माथे से पसीने की बूंदें मेरी कनपटी से होते हुए नीचे मेरे गले तक आने लगती हैं। साथ ही कार चलाते वक्त भी मेरे हाथ अजीब तरीके से कपकपाने लगे थे, लेकिन फिर भी मैं अपने आप पर कंट्रोल करते हुए खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जब कार चलाते वक्त अचानक से मेरी नजर पीछे की तरफ देखने वाले शीशे पर गई, तो जैसे ही मैं उस शीशे पर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि हमारी कार के अंदर पीछे वाली सीट पर इस वक्त हमारे साथ जो लड़की बैठी हुई है, उस लड़की का हुलिया अचानक से ही बदल गया है। अभी जो लड़की हम लोगों को 20 से 22 साल की उम्र में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी, अब उस शीशे में उसका चेहरा उतना ही ज्यादा बदसूरत और डरावना दिखाई दे रहा था। जब मैंने उस शीशे में देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उसका चेहरा पूरी तरीके से खून में सना हुआ है। साथ ही उसकी आंखों के चारों तरफ काले काले घेरे बने हुए हैं, जैसे कि वो कई सालों से सोई ही ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है। जब हम लोग कुछ दिनों तक कम नींद ले पाते हैं तो नींद कम लेने की वजह से हमारी आंखों के चारों तरफ अजीब से काले काले रंग के निशान बन जाते हैं। लेकिन उस वक्त उस लड़की की आंखों के चारों तरफ इतने गहरे काले निशान बने हुए थे जैसे कि किसी ने किसी काले रंग से उसकी आंखों के चारों तरफ पेंट कर दिया हो। इसके साथ ही उसके सिर से लेकर उसके गले तक का पूरा हिस्सा अजीब तरीके से कुचला हुआ था और उसके चेहरे पर हर जगह पर खून लगा हुआ था। उसकी ये हालत देखकर मैं समझ गया था कि जरूर हमारे साथ आज कोई बहुत ही भयानक छलावा हुआ है,
क्योंकि मैंने बहुत बार पहले भी सुनसान रास्तों पर इस तरह की होने वाली डरावनी घटनाओं की कहानियां सुनी थी। लेकिन उन कहानियों को सुनने के दौरान मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं भी अपनी जिंदगी में कभी किसी ऐसी ही स्थिति में पड़ जाऊंगा। लेकिन अब क्योंकि मेरे साथ वो सब कुछ हो चुका था, तो इसीलिए मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही समझदारी के साथ उस जगह से निकलना था। वैसे तो उस वक्त हम 2 लोग साथ में थे, लेकिन 2 लोगों के होते हुए भी उस दूसरे का तो होने का कोई मतलब नहीं था। अभी उस जगह से हम लोगों को चले हुए लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त हो चुका था और पिछले 10 मिनट से मेरी आंखों के सामने उस लड़की की सच्चाई भी आ चुकी थी। लेकिन अब मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से ही एक बहुत भारी आवाज मुझे मेरे पीछे से सुनाई देती है। वो आवाज मुझे उस वक्त ऐसे सुनाई दी कि जैसे कोई मेरे कान के बहुत करीब आकर अचानक से बोला हो। लेकिन उस आवाज के साथ ही जैसे ही मैं पीछे वाले शीशे पर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि वो लड़की तो उस सीट से सहारा लेकर बड़े ही आराम से पीछे बैठी हुई है। लेकिन जब मुझे वो आवाज आई तो मुझे सुनाई देता है कि वो लड़की एक भारी भारी सी आवाज में मुझसे कहती है कि यहीं पर गाड़ी रोक दो। तो उसके ऐसा कहते ही मैं उसी जगह पर गाड़ी रोक देता हूं, क्योंकि मैं तो खुद ही उस बला से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। लेकिन तभी पवन को पता नहीं क्या खुजली होती है और वो उससे कहता है कि अरे, आप तो किसी आगे आने वाले शहर में उतरने की बात कह रही थी, तो अब आप यहां इस सुनसान जगह पर उतरकर क्या करोगी? रात काफी ज्यादा हो गई है और आपका यहां पर उतरना ठीक नहीं है। अब तो आपके पास आपकी स्कूटी भी नहीं है, तो फिर आप यहां इस जगह पर उतरकर भला क्या करोगे? तो पवन के ऐसा कहते ही वो लड़की पीछे की एक तरफ से उसी भारी भारी आवाज में कहती है कि नहीं नहीं, मुझे इसी जगह पर उतरना है। तो अब उसके द्वारा दोबारा से जोर देकर ये बात कहते ही मैं पवन से कहता हूं कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं, इनको अगर यहां उतरना है तो उतर जाने दे, इनको यहां कुछ काम होगा। उससे ऐसा कहकर मैं कार को उसी जगह पर रोके रखता हूं, क्योंकि भले ही पवन उसकी सच्चाई नहीं जानता था, लेकिन अब तक मैं सारी चीजों को भांप चुका था कि असल में वहां पर हो क्या रहा है। अब जैसे ही मैं उस जगह पर कार रोकता हूं तो वो लड़की पीछे की तरफ से कार का फाटक खोलकर नीचे उतर जाती है और जैसे ही मुझे वापस से उस कार के फाटक के बंद होने की आवाज सुनाई देती है तो मैं बिना पीछे की तरफ देखे ही अपनी कार को काफी तेज स्पीड में अचानक से दौड़ाते हुए वहां से निकाल लेता हूं। अब जैसे ही मैंने झटके के साथ उस कार को वहां से निकाला तो बगल में बैठा हुआ पवन मुझसे कहता है कि अरे यार, क्या कर रहा है, थोड़ा आराम से चला। उस वक्त वो अपने मोबाइल में गेम खेलते हुए मुझसे ये बात बोला था, लेकिन जैसे ही उसने मुझसे ये बात बोली तो मैं उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता हूं और उससे कहता हूं कि तुझे तो सिर्फ खाने से मतलब है, पूरा ध्यान हमेशा सिर्फ खाने में ही रखा कर। अभी तू किसी और का खाना बन जाता अगर मैं यहां पर थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाकर ना निकला होता। तुझे अंदाजा भी है कि इस वक्त हमारे साथ पीछे की तरफ जो लड़की बैठी हुई थी वो क्या थी? तो मेरे ऐसा कहते ही वो मजाक में हंसते हुए मुझसे कहता है कि क्या थी का क्या मतलब है, तुझे भी दिख रहा था और मुझे भी दिख रहा था कि वो एक लड़की थी। तो उसके ऐसा कहने पर मैं थोड़ा गौर से उसको समझते हुए जो चीज मैंने देखी थी वो सारी चीजें उसको बताता हूं। अब जिस वक्त वो मेरे मुंह से ये सब बातें सुनता है तो उसको लगा कि शायद मैं उसके साथ मजाक करने के लिए उससे ऐसा कह रहा हूं, लेकिन उसको वो सब बातें बताते वक्त जैसे ही मैं उस जगह से निकला था तो मैं एक चीज नोटिस करता हूं कि जिस जगह पर वो लड़की हमारी कार से नीचे उतरी थी उस जगह पर सड़क के बगल में एक बड़ी सी दीवार थी। लेकिन वो दीवार किस चीज की थी ये हमें पता नहीं था। लेकिन लगभग आधा किलोमीटर आगे गाड़ी जाने के बाद हम लोगों को वहां पर उस दीवार के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है और जब मेरी नजर रात के अंधेरे में हेडलाइट की रोशनी में उस बोर्ड पर जाती है तो उस बोर्ड पर जो लिखा हुआ था उसको पढ़कर तो मेरी हालत ही खराब हो गई थी। दरअसल वो दीवार किसी और चीज की नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान की दीवार थी, क्योंकि उसको वहां पर उतारने के बाद हम लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे आए तो हमें वो बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में कब्रिस्तान लिखा हुआ था। साथ ही उस बोर्ड के पास में ही उस दीवार पर एक बड़ा सा गेट भी लगा हुआ था जिसके अंदर से उस कब्रिस्तान के अंदर जाने का रास्ता था। अब ये चीज देखते ही मैं समझ गया था कि वो लड़की इस इंसान कब्रिस्तान के पास क्यों रुकी है। लेकिन अब उस लड़की के वहां उतर जाने के बाद भी मेरा दिल काफी ज्यादा धक धक कर रहा था
और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसने अब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा है और वो हमारा पीछा करती ही जा रही है। उसके वहां उतर जाने के बाद भी मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम लोग सेफ हैं। इसीलिए मैं अब जितना तेज मुझसे भगाया जा सकता था, उस वक्त मैं उतना तेज उस कार को भगा रहा था। हालांकि जब मैं उस कार को इतना तेज भगा रहा था तो पवन को थोड़ा बहुत बुरा तो लग रहा था कि मैं उनके पापा की नई नई कार को इस तरीके से बिना बात के ही भगा रहा हूं। लेकिन उसको भी थोड़ी दूर आगे चलकर सारी चीजें समझ में आने वाली थी, क्योंकि अब जैसे ही मैं वहां से उस कार को भगाते हुए लगभग 5 से 7 किलोमीटर आगे आया, तो अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी पवन मुझसे कहता है कि अरे भाई ब्रेक लगा, कार रोक, वरना कार उसके अंदर ठुक जाएगी। अब जब पवन मुझसे अचानक से ये कहता है तो मेरा ध्यान फटाक से सड़क के बगल में जाता है, और जब मेरा ध्यान उस तरफ जाता है तो मैं देखता हूं कि उस सुनसान सड़क के बगल में एक लड़की खड़ी हुई है, जो कि अब धीरे धीरे चलते हुए जैसे जैसे हमारी कार आगे जा रही थी वैसे वैसे ही वो लड़की उस सड़क के बीचों बीच आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैं ब्रेक लगाते हुए उस लड़की को गौर से देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस लड़की ने वही नीले रंग का सूट पहन रखा था, जिस सूट में अभी हम लोगों को वो जो कोई भी लड़की या छलावा था वो दिखाई दिया था, और जो हमारी गाड़ी में बैठकर उस जगह तक हमारे साथ भी आई थी। लेकिन अब बिल्कुल हूबहू उसी तरह की लड़की को हमारी आंखों के सामने देखकर हम दोनों की ही फटी की फटी रह गई थी। अब इससे पहले कि मैं पवन से कुछ कहता, उसको भी ये सब कुछ समझ में आ गया था, क्योंकि जैसे ही मैंने कार के ब्रेक लगाए और कार उस लड़की के अंदर ठुकने से बाल बाल बची, तो अब उस जगह पर कार के रुकते ही पवन मुझसे कहता है कि यार ये लड़की तो बहुत टाइम पहले ही पीछे उतर गई थी, तो अब भला ये इतनी जल्दी अचानक से यहां कैसे आ गई, और तू तो कार को भी काफी तेज भगा रहा था। तो मैं उससे कहता हूं कि देख ले, तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैं तुझे जो कुछ भी कह रहा था वो सच था। ये कोई लड़की नहीं है, बल्कि कोई बहुत ही भयंकर डरावनी बला है जो आज हमारे पीछे पड़ गई है। अब जैसे ही पवन को इस बात का एहसास होता है कि मैं उससे बिल्कुल सच कह रहा हूं तो उसकी हालत खराब हो जाती है, और वो डर के मारे अजीब तरीके से कुछ बड़बड़ाने लगा था। लेकिन तभी मैं उससे कहता हूं कि तू थोड़ा शांत रह, और गाड़ी को चारों तरफ से मैं लॉक कर देता हूं। चाहे कुछ भी हो, हम लोगों को ना ही तो किसी को गाड़ी के अंदर बैठाना है और ना ही हम लोगों को किसी भी हालत में गाड़ी से नीचे उतरना है। अभी हम दोनों आपस में उस वक्त जिस जगह पर ये सब बातें कर रहे थे, वहां हमारी कार उस जगह पर सड़क के बिल्कुल बीचों बीच रुकी हुई थी। लेकिन तभी अचानक से ही पवन की नजर साइड वाले शीशे से सड़क के बगल में जाती है, और उस तरफ नजर जाते ही वो वहां पर जो कुछ भी देखता है उसको देखते ही डर के मारे उसकी घी बैठ जाती है, जिसके चलते वो अपने मुंह से मुझे कुछ बोल भी नहीं पाता। उस तरफ देखते ही वो सिर्फ अपने एक हाथ से मेरे हाथ को पकड़ता है और उसको हिलाते हुए मुझे उस तरफ देखने के लिए इशारा करता है। उसके ऐसा इशारा करते ही मैं भी उसके बगल में कार के बंद शीशे से होते हुए देखता हूं, तो मुझे दिखाई देता है कि अभी अचानक से जो लड़की हमारी कार के सामने आ गई थी और कार के काफी तेज ब्रेक लगाने के साथ ही जो हमें दिखना बंद हो गई थी, अब वही लड़की सड़क के बगल में जो किलोमीटर वाला पत्थर होता है उसके ऊपर बैठी है। उस वक्त वो वहां पर अजीब तरीके से सिर झुकाकर अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के अंदर फंसाकर बैठी हुई थी, जिसकी वजह से उसके सिर के बाल उसके चेहरे पर आगे की तरफ आए हुए थे। लेकिन जैसे ही हम दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं तो कुछ पल की खामोशी के बाद अचानक से ही झटके के साथ वो अपने सिर को ऊपर करके उस डरावने चेहरे को हमारी ओर करती है और अजीब तरीके से गुर्राने लगती है, और फिर उस पत्थर से उठकर किसी हवा के झोंके की तरह काफी तेज स्पीड से हमारी तरफ ही आने लगती है। जैसे ही ये चीज हुई तो पवन मुझसे कहता है कि भाई भगा, जल्दी भगा, वो आ गई। उसके ऐसा कहते ही मैं काफी तेज स्पीड में कार को एक्सीलेटर देकर गियर डालने के बाद वहां से भगा ही रहा था कि तभी कार के वहां से निकलने के साथ ही हम लोगों को हमारी कार के साइड से एक इतना तेज झटका महसूस होता है जैसे कि हमारी कार से कोई बहुत बड़ा ट्रक या फिर बस आकर टकरा गई हो, क्योंकि उस झटके के साथ ही हमारी कार पीछे की तरफ से पूरी घूम गई थी। लेकिन फिर भी मैं किसी तरीके से कार को कंट्रोल करके वहां से दौड़ा लेता हूं। अभी मैं कार को भगाता जा रहा था और बार बार साइड मिरर में पीछे की तरफ देख रहा था कि कहीं वो हमारे पीछे ही तो नहीं आ रही है। अब हम लोग हड़बड़ाहट में बस अपनी कार को भगाते जा रहे थे। हम लोगों को कुछ भी अता पता नहीं था कि उस वक्त हम लोग किस जगह पर हैं और आगे की तरफ जो भी शहर आने वाला है
उसको आने में कितनी दूरी बची हुई है। और ना ही उस टाइम पर हमारे दिमाग में ये चीज आ रही थी कि हम लोग मोबाइल निकालकर गूगल मैप में ये देख लें कि हम लोग किसी रिहायशी इलाके से कितनी दूर हैं। उस टाइम पर हम लोग तो सिर्फ डर के मारे एक दूसरे को हिम्मत देते हुए बस भागते जा रहे थे। उस रात हम लोगों ने लगभग 1 से 1.5 घंटे तक लगातार उस गाड़ी को भगाया था। लेकिन फिर उस 1 से 1.5 घंटे के बाद हम लोगों को उस हाईवे पर आगे की तरफ फिर से एक पुलिया दिखाई देती है। लेकिन उस पुलिया के नीचे की तरफ हम लोगों को एक छोटा सा कस्बा भी दिखाई देता है। उस कस्बे को देखकर हम लोगों को लगा कि शायद हमें यहां से कोई मदद मिल सकती है। इसी वजह से हम लोग अपनी कार को उस पुलिया से आगे ले जाने के बजाय साइड में रिंग रोड पर उतारकर उस कस्बे के अंदर घुसा देते हैं। लेकिन उस वक्त हम लोग जिस सड़क पर जा रहे थे वो सड़क उस कस्बे के बगल से होते हुए आगे की तरफ कहीं जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि हम लोग उस कस्बे वाले इलाके के अंदर किसी गली में अपनी कार को ले जाकर वहां पर मौजूद घरों में किसी से कुछ हेल्प मांग पाते, उससे पहले ही हमारी कार में अचानक से छू छू की आवाज आने लगती है। वो आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि एक चीज की वार्निंग साउंड थी। और वो वार्निंग ये थी कि गाड़ी का पेट्रोल पूरी तरीके से खाली हो चुका है और अब गाड़ी कुछ ही दूर आगे जाकर बंद होने वाली है। जैसे ही मुझे वो पेट्रोल के खाली होने का चिन्ह दिखाई देता है और वो वार्निंग की आवाज सुनाई देती है तो मैं काफी तेज गुस्सा करते हुए पवन से कहता हूं कि अरे यार, आते वक्त इसका पेट्रोल टैंक फुल नहीं करवा सकता था? अब बीच रास्ते में यहीं पर बंद हो जाएगी और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी मैं उससे ऐसा कह ही रहा था कि तभी वो उस कस्बे के अंदर घुसने से पहले ही उस खाली सड़क के बीचों बीच झटका खाकर बंद हो जाती है। जैसे ही वो कार बंद होती है तो मैं गुस्से के मारे 2-3 बार उस कार के स्टीयरिंग पर मारने लगता हूं, क्योंकि उस वक्त हमारी जो हालत थी उसको सिर्फ हम ही समझ सकते थे कि हमारे ऊपर उस टाइम क्या बीत रही थी। अगर उस रात हमारी उस कार में पेट्रोल खत्म नहीं होता तो शायद हम लोगों के साथ आगे चलकर जो भी डरावना हादसा हुआ वो बिल्कुल भी नहीं होता। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी भौगोलिक जानकारी देने के लिए बता देता हूँ कि जिस सड़क पर हमारी कार उस वक्त रुकी हुई थी उस सड़क से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे वो जो छोटा सा कस्बा था वो शुरू होने वाला था। लेकिन 1 किलोमीटर पहले ही हमारी कार वहां पर रुक गई थी और जिस जगह पर हमारी कार रुकी हुई थी उस जगह पर सड़क के दोनों तरफ ही बगल में छोटी छोटी दीवार थी। उस वक्त उस सड़क के एक तरफ तो उस गांव का अस्पताल था और एक तरफ स्कूल थी और वो दोनों दीवार उन दोनों चीजों की बाउंड्री की दीवार थी। लेकिन तभी हम लोग गाड़ी में बैठे बैठे देखते हैं कि उस दीवार के पास में एक बड़ा सा पेड़ है जिसकी टहनियां काफी नीचे की तरफ आई हुई हैं। अब भले ही हमारी कार बंद हो गई थी लेकिन उसकी हेडलाइट की रोशनी तो अभी भी चालू थी और हम लोग जानबूझकर उसकी हेडलाइट की रोशनी को बंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को उस वक्त अंधेरे से इतना ज्यादा डर लग रहा था कि हमने कार के अंदर भी लाइट जला रखी थी। लेकिन तभी हमें उस हेडलाइट की रोशनी में दिखाई देता है कि उस बड़े से पेड़ के नीचे 4 से 5 छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले खेल रहे हैं। उन छोटे छोटे कुत्ते के पिल्लों को खेलता हुआ देखकर पवन मुझसे कहता है कि देख यार, वो कितने क्यूट हैं। तो मैं उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता हूं कि तुझे उन कुत्तों के पिल्लों की पड़ी हुई है। यहाँ पर हमारे साथ इतना भयानक हादसा हो गया है और तुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आगे हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है। तो मेरे ऐसा कहने पर वो मुझसे कहता है कि यार, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन इन सब में अब मैं भी क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वो मुझसे कहता है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि कार को यहीं पर खड़ा करके पैदल ही इस सड़क से चलते हुए आगे इस गांव में जाते हैं, क्योंकि गांव में हम लोगों को किसी के पास थोड़ा बहुत इतना पेट्रोल तो मिल ही जाएगा कि हम आगे की तरफ किसी पेट्रोल पंप पर जाकर अपनी कार के टैंक को फुल करवा लें। उसके मुंह से ये बात सुनते ही मैं उससे कहता हूं कि पागल हो गया है। नीचे उतरते ही अगर वो फिर से हम लोगों को दिखाई दे गई तो इस बार बचने के कोई भी चांस नहीं है। अभी हम दोनों कार में बैठे बैठे आपस में इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी हमें दिखाई देता है कि वो जो छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले उस पेड़ के नीचे खेल रहे थे, अब वो वहां से खेलते खेलते उस सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आ गए हैं। अभी वो वहां पर खेल ही रहे थे कि तभी अचानक से ही हमें हमारी कार के पीछे की तरफ से एक काफी तेज रफ्तार में कुछ बाइक के जैसा आता हुआ महसूस होता है, क्योंकि हमारी कार की हेडलाइट की रोशनी के साथ साथ हमें पीछे की तरफ से वो जो कुछ भी आ रहा था उसकी हेडलाइट की रोशनी भी दिखाई दे रही थी। उसको हमारी तरफ आता हुआ देखकर पवन मुझसे कहता है कि यार, लगता है पीछे की तरफ से कोई आ रहा है।
शायद वो इसी गांव का रहने वाला है। चल हम लोग उतरकर नीचे उससे मदद मांगते हैं। मुझसे ऐसा कहकर वो गाड़ी का फाटक खोलने ही वाला था कि तभी मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूं और उसे वहीं पर बैठा रहकर चुपचाप कुछ देर तक जो कुछ भी होने वाला था वो देखने के लिए कहता हूं। तभी हम लोग कार में बैठे बैठे देखते हैं कि पीछे की तरफ से जो कोई भी आ रहा था उसको हम लोग तो एक बाइक वाला समझ रहे थे, लेकिन वो कोई बाइक वाला नहीं बल्कि एक स्कूटी वाला था, या फिर यूं कहूं कि एक स्कूटी वाली थी, क्योंकि जैसे ही वो हमारी गाड़ी के बगल से गुजरी तो हमें दिखाई दिया कि एक स्कूटी को एक लड़की चलाकर लेकर जा रही है। लेकिन उस वक्त वो वहां से इतनी फास्ट निकली थी कि हमें ठीक से उसका हुलिया भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो उस स्कूटी से जैसे ही सड़क के बीच में खेल रहे उन कुत्ते के पिल्लों के पास से गुजरती है तो उसकी चपेट में एक कुत्ते का पिल्ला आ जाता है और वो स्कूटी उस कुत्ते के पिल्ले को रोनते हुए उसके ऊपर से गुजर जाती है, जिसकी वजह से वो कुत्ते का पिल्ला वहां पर अजीब तरीके से दर्द में कराहते हुए आवाज करने लगता है। लेकिन उस कुत्ते के पिल्ले को स्कूटी के नीचे आता देखकर वो जो कोई भी स्कूटी चला रही थी वो वहीं की वहीं उस स्कूटी को ब्रेक लगाकर रोकती है और उसके बाद अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाकर पहले तो उस कुत्ते के पिल्ले की तरफ देखती है और उसके बाद हम दोनों की तरफ देखती हैं। लेकिन जैसे ही वो हम दोनों की तरफ देखती है तो हमारी फटकर चार हो जाती है, क्योंकि उस वक्त उस स्कूटी को जो चला रही थी वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिससे जान बचाकर हम लोग यहां तक भाग कर आए थे। लेकिन उस वक्त हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसके ऊपर विश्वास कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। दरअसल जब वो लड़की उस कुत्ते के पिल्ले की तरफ मुड़कर देखने के बाद हम लोगों की तरफ मुड़कर देखती हैं तो उसकी वो गर्दन पूरी की पूरी पीछे की तरफ घूम गई थी, जैसे कि उसकी गर्दन बीच में से टूटी हुई हो। हमारी तरफ देखने के बाद वो अपनी गर्दन को पूरा घुमाकर राउंड काटकर फिर से सामने की तरफ अपने चेहरे को करती है और उसके बाद उस स्कूटी को उतनी ही तेज स्पीड में दौड़ाते हुए वहां से निकल जाती है। लेकिन जिस वक्त उसने हमारी तरफ देखा था उस वक्त उसका हुलिया उतना ही ज्यादा डरावना दिखाई दिया था जितना डरावना हम लोगों ने उसको पहले देखा था। लेकिन उसके वहां से जाने के बाद वो जो कुत्ते का पिल्ला उसकी स्कूटी की चपेट में आया था, अब वो वहां पर पड़ा पड़ा अजीब तरीके से तड़प रहा था, क्योंकि उसके शरीर का सिर्फ आधा हिस्सा ही उसके टायरों के नीचे आया था, जिसकी वजह से उसकी जान भी नहीं निकली थी। साथ ही उस वक्त उसके साथ के जो छोटे छोटे 3-4 पिल्ले थे वो अब उसके चारों तरफ इधर उधर घूमने लगे थे, क्योंकि शायद उनको भी उसको देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे बगल में जो मेरा मंदबुद्धि दोस्त बैठा हुआ था उसको इसी तरह के छोटे छोटे जानवरों से काफी ज्यादा लगाव था, और खास करके कुत्तों से तो उसको इतना ज्यादा लगाव था कि उसने अपने घर पर भी 2 कुत्ते के बच्चे पाल रखे थे। लेकिन अब सामने की तरफ तड़पते हुए उस कुत्ते के बच्चे को देखकर उसका मन बार बार उसकी मदद करने के लिए हिलोरे मार था, पर उसके कई बार कहने के बावजूद भी मैं उसको कार से नीचे नहीं उतरने देता हूं, क्योंकि वो ये चाह रहा था कि वो उस कुत्ते के पिल्ले को उठाकर उसकी मदद करें और उसको कार के अंदर ले आए। लेकिन मैं ये जानता था कि इन सब चीजों में उस भयानक रूह की ही कोई ना कोई चाल है, और वो ये चाहती हैं कि हम लोग किसी भी तरीके से इस कार से नीचे उतर जाए ताकि वो हमें अपना शिकार बना सके, क्योंकि अब तक हम लोगों के सामने उसकी सच्चाई आ चुकी थी। इस वजह से हम लोग तो उसको अपनी कार में बिठाने वाले थे नहीं, जिसके चलते अब वो ये कोशिश कर रही थी कि हम लोग किसी भी तरह से उस कार से नीचे उतर जाएं, या फिर वो हम लोगों को वहां पर डरा डरा कर ही मारना चाहती थी, क्योंकि आगे चलकर इससे भी ज्यादा भयानक चीज हमारे साथ उस जगह पर हुई थी, जिसके बारे में आप लोगों को इस कहानी में थोड़ी ही देर में आगे चलकर पता चलने वाला है। लेकिन अब जब पवन उस कुत्ते के पिल्ले को दर्द में उस तरीके से लहूलुहान होकर तड़पते हुए देखता है तो उससे रहा नहीं जाता है, और वो मुझसे कहता है कि चाहे आज कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उस कुत्ते के पिल्ले को वहां से उठाकर लाऊंगा, क्योंकि मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जा रहा। जब उसने मुझसे ऐसा कहा तो मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, यहां तक कि उसको समझाने के दौरान मेरा और उसका गाड़ी के अंदर बैठे बैठे झगड़ा भी हो गया था। लेकिन फिर भी वो मेरी बात ना मानकर गाड़ी का फाटक खोलकर गाड़ी से नीचे उतर जाता है। पर नीचे उतरते वक्त डर तो उसको भी लग रहा था, क्योंकि जब वो नीचे उतरा तो नीचे उतरते ही पहले तो वो बड़े ही गौर से अपने दाएं बाएं देखता है, लेकिन उस दौरान भी मैं बार बार उसको आवाज लगाकर वापस गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कह रहा था।
पर वो मेरी बात को अनसुना करके धीरे धीरे दबे पांव आगे की तरफ, जहां सड़क के बीचों बीच वो कुत्ते का पिल्ला तड़पता हुआ आवाज कर रहा था, अब वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जब वो उस तरफ जा रहा था तो मैं भी बड़े ही गौर से उसको जाते हुए देखता हूं और जाते वक्त उससे कहता हूं कि जल्दी से जाकर उसको उठाकर वापस आ जा। अब हमारी गाड़ी के बीच में और जिस जगह पर वो कुत्ते का पिल्ला पड़ा हुआ था, उस जगह के बीच में लगभग यही कोई 15 से 20 कदम का फासला था। तो अब जैसे ही पवन उस जगह पर पहुंचता है तो मैं देखता हूं कि वो वहां जाने के बाद उस छोटे से कुत्ते के पिल्ले को अपनी पेंट की जेब से अपनी रुमाल निकालकर उसमें लपेटता है और उसके बाद वो उसको वहां से उठाकर लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके अगल बगल में जो दूसरे छोटे छोटे पिल्ले थे वो पवन के पैरों से लिपट गए थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने भाई को या अपने उस दोस्त को पवन को लाने के लिए इजाजत ना दे रहे हों, या वो ये नहीं चाहते थे कि उनका वो दोस्त उनसे दूर हो जाए। लेकिन उस वक्त उनको ये समझ नहीं थी कि पवन सिर्फ उसको उस दर्द से दूर करने के लिए ही वहां से उठा रहा है। अभी उस तरफ ये सब कुछ चल ही रहा था और मैं गौर से सामने की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक से ही कार के पीछे वाले शीशे पर दस्तक होती है। जैसे ही कार के पीछे वाले शीशे पर दस्तक होती है तो मेरी बुरी तरीके से फट जाती है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि पवन तो सामने की तरफ है, तो फिर ये पीछे की तरफ से कार का शीशा कौन खटखटा रहा है। साथ ही चारों तरफ का माहौल ऐसा था कि उस आवाज को सुनते ही मैं इतना ज्यादा डर गया कि मेरे अंदर उस वक्त इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं पीछे की तरफ पलटकर यह भी देख सकूं कि पीछे वाली सीट के शीशे को कौन खटखटा रहा है। मैं सिर्फ लगातार पवन की तरफ ही देखे जा रहा था और इस कोशिश में था कि वो जल्दी से गाड़ी के पास आ जाए ताकि उसको बैठाकर मैं किसी भी तरीके से यहां से निकल जाऊं। लेकिन मैं ये चीज गलत सोच रहा था, क्योंकि हमारी कार में तो पहले से ही पेट्रोल खत्म हो चुका था, तो अब चाहकर भी हम वहां से नहीं निकल सकते थे। लेकिन अब जब बार बार पीछे की तरफ से वो कार का शीशा खटकता जा रहा था तो मेरे अंदर अब पीछे की तरफ देखने की ये इच्छा होने लगी थी कि आखिर पीछे की तरफ से ये शीशा कौन खटखटा रहा है। हो सकता है कोई हमारी मदद के लिए भी आ गया हो, लेकिन अगर कोई हमारी मदद के लिए आया है तो वो कार के पीछे वाले शीशे को ही क्यों खटखटा रहा था। वो मेरे सामने आकर जिस ड्राइविंग सीट पर मैं बैठा हुआ था उसके शीशे को भी तो खटखटा सकता था। लेकिन अब जैसे ही मैं पीछे की तरफ उसको देखने के लिए धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे घुमाता हूं तो पीछे की तरफ देखते ही मुझे दिखाई देता है कि कार के चारों तरफ तो कोई भी नहीं है और ना ही उस खिड़की के पास कोई खड़ा है जहां से मुझे उस खिड़की के शीशे की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन अब जैसे ही पीछे की तरफ देखने के बाद मैं फिर से सामने की तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि पवन अब वहां से गायब हो चुका है। अब वो मुझे दूर दूर तक उस सड़क पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही वो कुत्ते के पिल्ले दिखाई दे रहे थे। वो सड़क अब पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई थी। जैसे ही मैं ये चीज देखता हूं तो मैं बुरी तरीके से घबरा जाता हूं, क्योंकि मुझे अब पवन की चिंता होने लगी थी। मैं सोच रहा था कि वो इतना जल्दी कहां चला गया। साथ ही वहां पर वो जो कुत्ते के पिल्ले थे उनमें से एक भी पिल्ला अब मुझे उस सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा था। ये नजारा देखकर मैं सोच रहा था कि क्या मैं कार से नीचे उतरकर आगे जाकर ये देखूं कि कहीं पवन किसी खतरे में तो नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं कार से नीचे उतरता फिर से मुझे कार के शीशे के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन इस बार कार का पीछे वाला शीशा नहीं बल्कि मेरे बगल में आगे वाली सीट का शीशा ही खटका था। अब जैसे ही उस तरफ से वो शीशा खटकता है तो मैं उस साइड में देखता हूं और जैसे ही मैं उस साइड में देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि पवन अब उस छोटे से कुत्ते के पिल्ले को अपनी गोद में लिए हुए मेरी कार के बगल में खड़ा है और उस खिड़की के शीशे को टक टक बजाते हुए मुझे उस गाड़ी के फाटक को खोलने के लिए इशारा कर रहा है, क्योंकि उस वक्त मैंने कार को अंदर से पूरी तरीके से लॉक कर रखा था। लेकिन अब जैसे ही मैं उसको वहां पे देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि अभी पलक झपकते ही तो ये वहां से गायब हो गया था और अब इतना जल्दी ही यहां कैसे आ गया। लेकिन फिर मैं कार का फाटक खोल देता हूं और वो उस कुत्ते के पिल्ले को लेकर अंदर आकर बैठ जाता है। अभी उसको अंदर आकर बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी वो मेरी तरफ अजीब तरीके से देखते हुए मुझसे पूछता है कि क्या हुआ भाई, अब क्या पूरी रात यही खड़े रहने का इरादा है? चल, हम लोगों को जल्दी से मुंबई भी पहुंचना है। अब जैसे ही उसने ये बात बोली तो मैं उससे कहता हूं कि अरे यार पवन, तेरा दिमाग तो सही है, तुझे पता नहीं कि कार का पेट्रोल खत्म हो चुका है।
अभी तेरे सामने ही तो गाड़ी की टंकी खाली हुई थी और अब तू ही मुझसे कह रहा है कि कार यहाँ क्यों खड़ी है। तो मेरे ऐसा कहते ही वो किसी चीज को याद करते हुए मुझसे कहता है कि अरे हाँ यार, अब मुझे याद आया कि कार में तो पेट्रोल ही खत्म हो गया है। लेकिन तू रुक, मैं अभी कार की पीछे वाली डिग्गी में से पेट्रोल की बोतल निकालता हूं। तो उसके ऐसा कहते ही मैं उससे पूछता हूं कि कार में पेट्रोल की बोतल अगर पहले से ही रखी हुई थी तो तूने मुझे पहले ही ये बात क्यों नहीं बताई। मेरे ऐसा पूछने पर वो मुझसे कहता है कि यार मैं भूल गया, लेकिन मेरे पापा हमेशा कार की डिग्गी में एक्स्ट्रा पेट्रोल रखते हैं और ये बात मुझे अब याद आई है। मुझसे ऐसा कहकर वो उस कुत्ते के पिल्ले को अपनी गोद में लिए लिए ही उस कार का फाटक फिर से खोलकर नीचे उतर जाता है और पीछे की तरफ जाकर मुझे डिग्गी खोलने के लिए आवाज लगाता है। उसकी आवाज को सुनकर मैं अंदर की तरफ से पीछे की डिग्गी खुलने वाले बटन को दबा देता हूं, जिसके बाद कार की डिग्गी खुल भी जाती है। अभी मैंने कार का बटन दबाया ही था कि तभी अचानक से ही पीछे की तरफ से पवन की काफी तेज चीखने की आवाज आती है और वो आवाज कुछ इस तरह की थी जैसे कि उसको कोई घसीट कर खींचते हुए पीछे ले गया हो। मुझे उसकी वो आवाज चीखते हुए काफी दूर तक जाते हुए सुनाई दी थी। अब जैसे ही मैंने उसकी ऐसी आवाज सुनी तो मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूं और सीट पर बैठा बैठा ही पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं। लेकिन क्योंकि पीछे की तरफ से कार की डिग्गी खुली हुई थी तो उसकी वजह से मुझे पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में मजबूरी में मुझे अपने दोस्त को बचाने के लिए उस कार से नीचे उतरना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मैं कार से नीचे उतरकर पीछे की तरफ डिग्गी के पास जाता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि पवन वहां से गायब है और उस जगह पर नीचे सड़क पर कुछ ऐसे निशान हैं जैसे कि कोई किसी को जबरदस्ती को घसीटते हुए वहां से ले गया हो। इसके साथ ही मेरे लिए जो सबसे ज्यादा डरने वाली बात थी वो ये थी कि जैसे ही मैं पीछे गया तो मुझे उन घसीटने के निशानों के साथ साथ उस जगह पर वो कुत्ते का पिल्ला भी पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसको पवन सामने की तरफ से उठाकर लाया था और जिसके शरीर के चारों तरफ उसने अपनी रुमाल लगा रखी थी। लेकिन वहां पर अब उस कुत्ते के पिल्ले का वो शरीर पूरी तरीके से कटा फटा पड़ा हुआ था और उसके शरीर के अंदर का हर हिस्सा गायब था। वहां सिर्फ उसकी खोल ही पड़ी हुई थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको फाड़कर बीच में से नोचकर उसके मांस को बाहर निकाल लिया हो। लेकिन इतना जल्दी कुछ ही सेकंड में ये सब कैसे हो सकता था, ये उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अभी मैं वहां पर खड़ा खड़ा बिल्कुल सुन होकर वो सब देख ही रहा था कि तभी मुझे आगे से एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि पवन की ही थी। जैसे ही मुझे वो आवाज सुनाई देती है तो मैं कार के साइड से जाकर आगे देखता हूं और जैसे ही मैं आगे जाता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि पवन तो कार की आगे वाली सीट पर बिल्कुल वैसे की वैसे ही बैठा हुआ है। अब जैसे ही मैं उसको कार के अंदर बैठे हुए देखता हूं तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि आखिर उस वक्त मेरे साथ हो क्या रहा था। लेकिन तभी मैं उससे कहता हूं कि अरे यार, तू अभी इतना तेज चीखा क्यों था? और मुझे तो ऐसा सुनाई दिया था कि जैसे तेरे को कोई घसीटते हुए पीछे ले गया है। तो फिर तू इतनी जल्दी कार में आकर कैसे बैठ गया? मेरे ऐसा कहते ही पवन मेरी तरफ देखकर एक अजीब सी मुस्कान में मुस्कुराने लगता है। जब मैं उसको उस तरीके से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए देखता हूं तो मैं एक चीज नोटिस करता हूं कि आज से पहले पवन कभी भी मेरी तरफ देखकर इस तरीके से नहीं मुस्कुराया था। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद हो सकता है वो मुझे डराने के लिए मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहा है। उस वक्त मैं सोचता हूं कि शायद जैसे ही मैं इसके चीखने की आवाज सुनकर ड्राइविंग सीट से उतरकर कार के पीछे की तरफ गया तो उतने में ही ये पीछे से कार की दूसरी तरफ से आकर अंदर बैठ गया होगा। लेकिन मुझे जो आवाज सुनाई दी थी उस आवाज के अकॉर्डिंग तो मुझे इन सब चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो आवाज तो ऐसी आई थी जैसे कि कोई उसको घसीटते हुए ले गया है और वहां पर पीछे की तरफ किसी को घसीटने के निशान भी तो थे। साथ ही उस कुत्ते के पिल्ले का क्या, जो वहां पर बिल्कुल कटा फटा पड़ा था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, पवन काफी तेजी से जोर लगाकर मुझसे कहता है कि अरे, अब यहां खड़ा खड़ा मेरा मुंह ही देखता रहेगा या गाड़ी के अंदर आकर भी बैठेगा? तो उसके ऐसा कहते ही मैं फिर से गाड़ी की डिग्गी की तरफ पीछे जाता हूं और उसको बंद करके आगे जाकर गाड़ी में बैठ जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी में आकर बैठता हूं तो मैं देखता हूं कि कार का मीटर कार में थोड़ा बहुत फ्यूल बता रहा है। इसका मतलब कार वहां से स्टार्ट होकर आगे जा सकती थी। जैसे ही मैं ये चीज देखता हूं तो मैं पवन से पूछता हूं कि अरे यार, इतना जल्दी कार में फ्यूल कहां से आ गया?
तो वो मुझसे कहता है कि मैंने तुझसे कहा था ना कि कार में पीछे की तरफ मेरे पापा पेट्रोल की बोतल रखते हैं, तो मैंने वही बोतल निकाल कर कार में पेट्रोल डाल दिया था। चल अब जल्दी स्टार्ट कर और निकल यहां से। उसके ऐसा कहते ही मैं कार को स्टार्ट करके वहां से रवाना तो कर लेता हूं, लेकिन अब वहां से निकलने के बाद जब मैं कार चला रहा था तो मुझे इन सब चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ 5 से 7 सेकंड के टाइम में ही इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे हो सकती थी। पहले तो पवन का इतनी तेजी से चीखना, उसके साथ ही उस कुत्ते के पिल्ले का वहां पर कटाफटा पड़ा हुआ मिलना, और इन सब चीजों के साथ ही पवन ने इतना जल्दी कार में पेट्रोल कैसे डाल दिया था। बल्कि मैंने तो डिग्गी को खोलने की तरह ही पेट्रोल के साइड वाला टैंक भी ओपन नहीं किया था, तो फिर मेरे द्वारा बिना टैंक ओपन करे ही उसने गाड़ी में पेट्रोल कैसे डाल दिया। इसके साथ ही वो भागकर इतना जल्दी गाड़ी में आकर भी कैसे बैठ गया था। ये सब चीजें मुझे एक साथ होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रही थी। इसी वजह से अब मुझे धीरे धीरे पवन के ऊपर शक होने लगा था, और मैं मेरे मन ही मन में ये सोच रहा था कि इस वक्त मेरे साथ बगल में मेरे दोस्त के रूप में जो बैठा हुआ है वो सच में मेरा दोस्त ही है या फिर कोई और ही बला है। इसी चीज को चेक करने के लिए मैं चलती हुई कार में थोड़े गाने बजाने लगता हूं। जब मैं गाने बजाने लगता हूं तो मेरा दोस्त पवन उन गानों की धुन पर अजीब तरीके से झूमने लगता है, जैसे कि उसको धीरे धीरे डांस की धुन चढ़ रही हो। लेकिन फिर उन गानों के चलते चलते ही जैसे ही मैं उन गानों के बीच किसी भगवान का भजन या फिर हनुमान चालीसा चलाता हूं तो उस चीज के चलते ही वो अजीब तरीके से घूरते हुए मेरी तरफ देखता है और मुझसे कहता है कि यहां मैं गानों के बीच एंजॉय कर रहा हूं और तुझे बीच में ही ये हनुमान चालीसा चलाने की क्या जरूरत है, बंद कर इसको। इन सब चीजों से मेरा सिर दुखता है। अब उस वक्त उसके साथ कार में चलते टाइम मैंने कई बार गाड़ी के अंदर किसी भगवान का भजन या फिर हनुमान चालीसा चलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं ये चीज करता तो वो तुरंत ही उसको बंद करवा देता। तो अब मुझे उसके ऊपर पक्का शक हो गया था कि जरूर कुछ ना कुछ इन सब चीजों में गड़बड़ है। अब गाड़ी को चलते हुए लगभग आधे घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था और इस दौरान डर के मारे मेरे पूरे बदन पर धीरे धीरे पसीना भी आने लगा था, क्योंकि मुझे ये बात पता चल चुकी थी कि मेरे बगल में जो बैठा हुआ है वो मेरा दोस्त नहीं बल्कि वही डरावनी रूह है जो हम लोगों का पीछा करते हुए यहां तक आ गई थी। साथ ही इस वक्त पता नहीं मेरा दोस्त किस हाल में होगा, ये चिंता भी मुझे काफी ज्यादा सता रही थी। अब गाड़ी में गाने वाने सब बंद हो चुके थे और उस सुनसान सड़क पर कार काफी तेज स्पीड में चलती जा रही थी। अब जब मैं कार चला रहा था उस वक्त पवन का सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था, जैसे कि वो नींद में हो। लेकिन कार चलाते चलाते जैसे ही मैं तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उसके दोनों हाथ पूरी तरीके से खून में सने हुए हैं, और अब तो जब उसका मुंह नीचे की तरफ झुका हुआ था तो उसके मुंह से भी अजीब तरीके से खून की लार टपकने लगी थी। जैसे ही उसके मुंह से वो खून की लार टपकने लगी तो मैं उसके कंधे को छूते हुए उससे ये कहने की कोशिश करता हूं कि अरे पवन, ये क्या हुआ, तेरे मुंह से खून कैसे निकल रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मुंह से ये बात बोल पाता, उससे पहले ही उसके कंधे को छूटे ही मुझे इतना भयानक करंट के जैसा झटका लगता है कि उस वक्त मैं झट से अपना हाथ पीछे की तरफ कर लेता हूं। लेकिन उसको छूते ही वो अपनी गर्दन को अजीब तरीके से मेरी तरफ करते हुए इतनी भयानक तरीके से चीखता है कि उसकी वो चीख सुनकर मेरे कान सुन पड़ गए थे और डर के मारे मैंने वहीं की वहीं उस गाड़ी को ब्रेक लगा दिया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस सिचुएशन में मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी मैं अजीब तरीके से कपकपाती हुई आवाज में उससे कहता हूं कि पवन, तुझे क्या हो गया है, तू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो मेरे ऐसा कहते ही वो एक भारी सी आवाज में मुझसे कहता है कि चुपचाप गाड़ी चला, जितना तुझे कह रही हूं तू उतना ही कर। अब जैसे ही उसने ये लाइन बोली तो मुझे समझ में आ गया कि इस वक्त उसके शरीर के अंदर किसी और ही आत्मा का साया बसा हुआ है, और अगर अब मैंने जरा सी भी चालबाजी करने की कोशिश की तो मैं यहीं पर मारी जाऊंगी। इसी वजह से मैं डरते डरते फिर से कार को वहां से स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ने लगता हूं। अब पवन की आवाज के साथ साथ मुझे उसके अंदर से एक अजीब सी भारी भारी आवाज में लड़की की आवाज भी सुनाई देने लगी थी। वैसी हालत में कार चलाते वक्त मैं बार बार अपने दिमाग में यही सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मेरा इन सब चीजों से पीछा छूट जाए और इस लड़की की ये डरावनी रूह हमारी कार के अंदर से बाहर चली जाए। लेकिन जब मैं लगातार कार चलाता जा रहा था
तो मेरे बगल में बैठा हुआ पवन एक लड़की की आवाज में पता नहीं किसी और ही भाषा में कुछ अजीब सा बड़बड़ा रहा था। उसकी वो आवाज सुनकर मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो किस भाषा में क्या बोल रहा है, लेकिन कुछ कुछ शब्द उसके ऐसे थे जिनको सुनकर मुझे ये एहसास हुआ कि शायद ये बंगाली भाषा की तरह का कुछ बोल रहा है, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं था कि ये बंगाली भाषा ही है या फिर कुछ और है। लेकिन अब धीरे धीरे पवन के चेहरे पर अजीब तरह का बदलाव आने लगा था। उसके चेहरे के ऊपर अजीब तरह की काली काली धारियां पड़ने लगी थी और उसकी आंखों के चारों तरफ काले काले धब्बे बनने लगे थे। धीरे धीरे उसका चेहरा भी बिल्कुल उसी लड़की की तरह बदलने लगा था जो इतने टाइम से हमारे पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन अब उस चीज को होता हुआ देखकर मैं समझ गया था कि शायद मेरा अंत आ गया है। उस वक्त मेरे दिमाग पर इतना ज्यादा प्रेशर था कि मैं सिर्फ 1 सेकंड में ही कई सारी चीजें सोच रहा था। उस वक्त मेरे दिमाग में जो सबसे ज्यादा चल रहा था वो ये था कि मैं किस तरीके से इस लड़की की आत्मा को अपने ऊपर हावी होने से रोकूं। तभी मेरे दिमाग में आता है कि इसको हनुमान चालीसा चलाने से काफी ज्यादा दिक्कत होती है। इसी वजह से मैं ये चीज दिमाग में आते ही तुरंत ही गाड़ी के अंदर हनुमान चालीसा चला देता हूं और उसकी आवाज को पूरी तरीके से फुल कर देता हूं। अब जैसे ही मैंने आवाज फुल की तो वो पूरी की पूरी कार हनुमान चालीसा की आवाज से गूंजने लगी थी। लेकिन जैसे ही ये चीज हुई तो पवन वहां उस चलती हुई कार के अंदर इतनी भयंकर तरीके से अपने दोनों कानों के ऊपर हाथ रखकर चीखता है कि उस हनुमान चालीसा की आवाज के बीच भी उसकी वो चीख मुझे काफी तेज सुनाई दी थी। लेकिन वो चीखने की आवाज पवन की आवाज में नहीं थी, बल्कि वो एक लड़की की चीखने की आवाज थी। इसके बाद वो कई बार उस लड़की की आवाज में चिल्लाते हुए मुझसे कहता है कि बंद कर दें इसको, वरना मैं तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगी। अगर तूने इसको बंद नहीं किया तो तेरे साथ साथ मैं तेरे इस दोस्त को भी यही मिट्टी में मिला दूंगी। लेकिन मैं ये समझ चुका था कि जब तक इस गाड़ी में हनुमान चालीसा चल रही है तब तक ये मेरा और पवन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए अब मैं उस कार को और भी तेज रफ्तार में भगाने लगा था, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं किसी रिहायशी इलाके में पहुंच जाऊं, ताकि वहां पर हमें हमारी मदद के लिए कोई मिल जाए। क्योंकि जिस कस्बे में हमारी कार रुकी थी उस कस्बे को पीछे छोड़कर अब हमारी कार काफी आगे आ चुकी थी। लेकिन अब मैं किसी हाईवे पर नहीं था, बल्कि एक सिंगल सड़क पर था, क्योंकि हम लोग तो हाईवे से उस कस्बे में आने के दौरान ही नीचे की तरफ साइड में उतर चुके थे। अब मैं लगातार फुल स्पीड में उस कार को भगाता जा रहा था और इसके साथ साथ ही जैसे जैसे उस कार में हनुमान चालीसा चलती जा रही थी वैसे वैसे ही पवन का रूप काफी ज्यादा भयानक और डरावना होता जा रहा था। वो चीज मेरे साथ लगभग 2 से 3 मिनट तक होती है, लेकिन 2 से 3 मिनट बाद अचानक से ही पवन के शरीर को इतना तेज झटका लगता है कि उस झटके के साथ ही जिस सीट पर वो बैठा हुआ था वो सीट भी ऊपर की तरफ उठकर गिर जाती है। यानी कि जिन नट बोल्ट से वो सीट गाड़ी के अंदर कसी हुई थी उस झटके की वजह से कार के वो नट बोल्ट भी टूट जाते हैं और वो सीट वहां पर ऊपर की तरफ उठकर गिरती है। लेकिन उस झटके के साथ वो चीज होते ही पवन का शरीर बिल्कुल शांत पड़ जाता है। अब सिर्फ गाड़ी में हनुमान चालीसा की आवाज थी और पवन बिल्कुल बेसुध धोकर उस सीट पर पड़ा हुआ था। उस चीज के होते ही मैं समझ गया था कि शायद वो आत्मा इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो खुद ही हमारा पीछा छोड़कर चली गई हैं। इसके बाद मैं काफी तेज भगाते हुए उस कार को आगे लेकर जाता हूं और जैसे ही मैं उस सड़क से लगभग 2-3 किलोमीटर का सफर तय करके और आगे जाता हूं तो मुझे वहां पर फिर से सामने की तरफ वही हाईवे दिखाई देता है जिस हाईवे को छोड़कर हम लोग इस सुनसान कच्ची सड़क पर आए थे। जैसे ही मुझे वो हाईवे दिखाई दिया तो मैं तुरंत ही अपनी कार को उस हाईवे के ऊपर चढ़ा लेता हूं और उसके बाद उस रात मैंने लगभग 3 घंटे तक लगातार अकेले ही उस कार को हाईवे पर भगाया था, क्योंकि उस दौरान मेरे बगल में बैठा हुआ पवन तो बिल्कुल बेहोशी वाली हालत में सीट पर पड़ा हुआ था। लेकिन जब हम लोग जिस जगह पर हमें पहुंचना था उस जगह पर पहुंचे थे तो सुबह के लगभग 5 बज चुके थे और वहां पहुंचने के बाद ही मैंने पवन को बताया था कि रात को जब मैं अकेला था और उसके शरीर पर उस आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया था तो हमारे साथ वहां पर क्या क्या हुआ था। लेकिन इस दौरान मैंने बार बार जैसे ही गाड़ी में हनुमान चालीसा पूरी होती जा रही थी तो मैं फिर से उसको शुरू से वापस स्टार्ट कर दे रहा था,
क्योंकि जैसे ही हनुमान चालीसा पूरी होने के बाद गाड़ी में कुछ पल की भी खामोशी होती थी तो पवन की बॉडी में अजीब तरह की हलचल होने लगती थी। एक दो बार जैसे ही ये चीज हुई तो मैं ये समझ गया कि गाड़ी के अंदर हनुमान चालीसा को बंद करना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए मैं पूरे रास्ते हनुमान चालीसा चालू ही रखता हूं। लेकिन उस रात ताज्जुब वाली बात यह थी कि मैंने वो घटना होने के बाद लगभग 4-5 घंटे तक कंटिन्यू उस गाड़ी को भगाया था, लेकिन गाड़ी का पेट्रोल एक पल के लिए भी कहीं पर भी खत्म नहीं हुआ और ना ही मेरा ध्यान इस चीज पर गया था कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है। उस रात शायद हनुमान जी की कृपा से ही हम लोग बच गए थे और उनके आशीर्वाद से ही वो गाड़ी बिना पेट्रोल के भी भागती जा रही थी। बल्कि जब हम लोग आगे जाकर सुबह 5 बजे जहां हमको रुकना था वहां रुके, तब तक भी गाड़ी में थोड़ा बहुत पेट्रोल बचा हुआ था। ये सारी चीजें हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इसी वजह से मैं आज तक भी जहां कहीं भी जाता हूं तो हनुमान जी को प्रणाम करके ही निकलता हूं और रात के वक्त तो कहीं पर भी सफर तय करता हूं तो सिर्फ मेरी गाड़ी में हनुमान चालीसा ही चलती रहती है, क्योंकि इस टाइम तक मैंने खुद की गाड़ी भी ले ली है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले वंदना सिंह नागपुर से, दृष्टि हैं बरेली से, प्रशांत माटे हैं नागपुर महाराष्ट्र से, जिग्नेश राठौर हैं अहमदाबाद से, अनु गायकवाड़ हैं अंधेरी मुंबई से, नवीद राजपूत हैं दिल्ली से, नाशिर टोवा हैं आजमगढ़ यूपी से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, अरविंद भाई, गीताबेन, राज रिंकल और दीप हैं राजकोट गुजरात से, सिपा बरार हैं बठिंडा पंजाब से, मोहम्मद हैंदर हैं मधुबनी बिहार से, माजिद हैं भोपाल से, आसिफ अब्बासी हैं फिरोजाबाद से, वशीम अकरम हैं बिहार से, राम गोपाल कुशवाहा हैं धौलपुर राजस्थान से, कर्ण सूर्यवंशी हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, आशिफ शाह हैं कश्मीर से, धर्मेंद्र चौहान हैं होशियारपुर पंजाब से, रिया हैं नेपाल से, राजीव छेत्री हैं दार्जिलिंग से, विशाल हैं मुंबई से, विक्रमजीत हैं कनाडा से, केस रजा हैं गुजरात से, जुलू हैं ओडिशा से, शिवा हैं रामपुर से, शिवेश कामंत हैं मुजफ्फरपुर बिहार से, यूएस तिवारी हैं सिरसा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, चेतन, हितेश और पिंकल हैं गुजरात से, मयंक राज हैं कौशाम्बी से, शनिदेव हैं उत्तर प्रदेश से, रेशमा हैं पुणे से, सलमान हैं आगरा से, देवज्योति हैं कमलपुर त्रिपुरा से, कीर्ति जाला हैं गुजरात से, अवनीत हैं जालंधर पंजाब से, जीतू हैं त्रिपुरा से, वीरेन सोनी हैं हरियाणा से, विवेक शर्मा हैं बरेली से, नरेश हैं बेंगलोर से, शब्बू राजपूत हैं गाजियाबाद मिर्जापुर से, राजेश कुमार हैं फतेहाबाद हरियाणा से, राजेश भरद्वाज हैं लुधियाना पंजाब से, रोबिन भाई हैं शिमला से, आसिफ अब्बासी हैं फिरोजाबाद से, राजकुमार खड़िया हैं भोनाखेरी से, रज्जा हैं कोलकाता से, विमल हैं मथुरा उत्तर प्रदेश से, अभिजीत सिंह सैनी हैं आर्शिकेश उत्तराखंड से, रोकी और जेस्मिन हैं दुबई से, राहुल बिट्टू हैं कोटा राजस्थान से, अनिल हैं उड़ीसा से, मोहम्मद शेख हैं कर्नाटक से, डॉक्टर अरजीत त्रिवेदी हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, शैलेश हैं गुजरात से, जितेंद्र सिंह जेरी, सविता और अनमोल हैं जालंधर सिटी पंजाब से, राजेश राजपूत हैं जॉर्डन से, मुकेश खान हैं दिल्ली से, विक्रम हैं गुजरात से, यशपाल हैं नागपुर से, महेश हैं बनारस से, भास्कर हैं दुबई से, रमेश बर हैं असम से, ऋतु थापा हैं मीरूट से, पूर्ण चंद बालोतरा हैं राजस्थान से, अयूब हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, विकास जोशी हैं काठमांडू नेपाल से, अभी हैं जयपुर से, किरण हैं पाकिस्तान से, रोहित गर्ग हैं दार्जिलिंग से, अस्मित चौधरी हैं नेपाल से, पीयूष सुधार हैं सांचौर राजस्थान से, कौशल रावत और सुमोती दास हैं ओडिशा से, पार्वती चलवाड़ी हैं पुणे महाराष्ट्र से, राजेंद्र और सुरेंद्र हैं उड़ीसा से, पप्पू हैं मीरूट से, अरमान हैं वेस्ट बंगाल से, ललन हैं बिहार से, मंजुलता हैं उड़ीसा से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, मोहम्मद सहराज हैं लाहौर पाकिस्तान से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, शैलेश हैं गुजरात से, कैलाश हैं मणिपुर से,
हजवसा बासुमत्री हैं असम से, राजुला हैं उत्तर प्रदेश से, अकरम शेख हैं उत्तर प्रदेश से, जिलेदार हैं जौनपुर से, फुसैल हैं बांग्लादेश से, राधे श्याम राव हैं गुजरात से, नीतीश कुमार हैं बिहार से, अभिषेक हैं बिहार से, नेहा मलिक हैं सोनीपत हरियाणा से, राजेश मिश्रा हैं शुक्लागंज से, समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से, विनय राजपूत हैं दिल्ली से, दीपक चौहान हैं सूरत गुजरात से, धनंजय कोहली हैं जयपुर से, वाकिल नायक हैं भीखनेरा राजस्थान से, सुखदेव लखोत्रा हैं गुजरात से, मोनू हैं भीलवाड़ा राजस्थान से, सुधा हैं जयपुर से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, अक्षय थापा हैं जम्मू से, उमेश हैं कर्नाटक बेंगलुरु से, सीमा हैं गुजरात से, अरविंद सहाना गोस्वामी हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, देवेंद्र चौधरी हैं मध्य प्रदेश से, परिजत राय हैं असम से, पंकज कुमार हैं हावड़ा से, अमित शाह और लाइबा हैं फैसलाबाद से, विपिन कुमार हैं दिल्ली से, उमेश हैं नेपाल से, राहुल सिंह हैं रांची से, अभिधर हैं असम से, सलीम मिल्हा हैं लंदन इंग्लैंड से, सूरज प्रताप हैं मुरैना से, फतीमा अल शेख हैं सऊदी अरब से, केडी ठाकुर हैं गुजरात से, नीलेश कुशवाहा हैं गुजरात से, सत्येंद्र कुमार हैं नेहरू नगर दिल्ली से, पूरण लिंबू हैं सिक्किम से, शिवम पांडे प्रयागराज से, रामेंद्र गुर्जर हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से, अहमद नहीज हैं मालदीव से, मिशाल हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अश्वनी कुमार हैं जोधपुर से, मकबूल हैं कोलकाता से, रवि हैं दिल्ली से, निरुपमा नायक हैं उड़ीसा से, नरेंद्र मलिक हैं सोनीपत हरियाणा से, विनय राजपूत हैं दिल्ली से, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, वसीम अंसारी हैं महाराष्ट्र से, तेजवाली खान और मुस्तफ़ा खान हैं यूके से, सनी राजपूत हैं सोलन से, विकास बासु मत्री हैं असम से, खेम कुमार हैं काठपजरा से, गोलू भदौरिया हैं भोपाल से, देवेंद्र सिंह हैं अनूपगढ़ राजस्थान से, रोहित यादव हैं उत्तर प्रदेश से, नितेश दत्त हैं कनाडा से, रोहित जायसवाल हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश, अपर्णा कामले हैं बदलापुर महाराष्ट्र से, यशवंत यादव हैं सऊदी अरब से, सुरेश साकेत हैं मध्य प्रदेश से, सीमा तांती हैं मुंबई से, गुरप्रीत सिंह हैं गुजरात से, दिलीप हैं उड़ीसा से, जीत हैं कोलकाता से, हरेंद्र निषाद हैं छत्तीसगढ़ से, चेष्टा हैं जयपुर से, अनुज कुमार हैं कौशाम्बी से, लक्की मिश्रा हैं झारखंड से, मोहम्मद सहारे हैं दिल्ली से, हेमा हैं झारखंड से, चंद्रसेन साहू हैं तुगालकाबाद दिल्ली से, राम निवास हैं मुंबई से, शैलेश हैं गुजरात से, आस्तिक थापा हैं हिमाचल प्रदेश से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, नोमान खान और राणा नविद हैं कराची पाकिस्तान से, शैलेश, कुलदीप और अविनाश हैं गुजरात से, खुशी हैं जर्मनी से, चंदन बाल के हैं इंदौर से, पूजा गुरुजानी हैं अजमेर राजस्थान से, गणेश कुमार हैं चेन्नई से, दिलीप हैं उड़ीसा से, एसके जिंदल हैं लुधियाना पंजाब से, परवेज अंसारी हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से, योगेश राजपूत हैं गुजरात से, मंसूरा हैं यूके से, रेशमा हैं पुणे से, संतोष गोरखा हैं नेपाल से, प्रताप गोस्वामी हैं जोधपुर राजस्थान से, परवेज अंसारी हैं कानपुर से, कल्पित हैं जबलपुर से, माया शर्मा हैं मॉरिशस से, धनजीत बोरो हैं असम से, ज्योतिष पासवान हैं गुवाहाटी असम से, शिव शुभांगी और महेश अहमदनगर महाराष्ट्र से, उमेश कुमार हैं यूएई से, राज मौर्या हैं मुंबई से, हाकम सिंह हैं इटली से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, शुभांगी गटकल, शिवांग गटकल और महेश गटकल हैं अहमदनगर महाराष्ट्र से, विशाल कुमार हैं मोहाली से, पूजा पांचाल हैं दिल्ली से, यशवंत यादव हैं छोटे राय हैं बिहार से, अली डिजास्टर हैं लाहौर पाकिस्तान से और सबसे लास्ट में राजवीर बन्ना है दूदू जयपुर राजस्थान से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहाँ से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।